हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की मैथ में एक नया टॉपिक। ठीक। गुड मॉर्निंग जूली पटेल। तो जरा और भी सभी बच्चों को बता दीजिए कि आपकी क्लास लाइव हो चुकी है। जल्दी जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइएगा और फिर इसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट कर लें अपना जो टॉपिक है। उन क्वेश्चनों में से कोई हो तो एक बार बताइएगा भाई। गुड मॉर्निंग। देखिए और भी बताइएगा भाई। तो ये फिलहाल जुड़ते रहेंगे सभी लोग। आप लोग क्वेश्चन बताइए और स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन जरा एक बार बता दीजिए, पिछली जो एक्सरसाइज आपकी चल रही थी उस एक्सरसाइज में यदि कोई क्वेश्चन आपको पूछना रह गया हो तो एक बार बता दीजिए, कंफर्म करा दीजिए, तो हम लोग उसी प्रकार जो है फिर आगे बढ़े। हाँ, जल्दी से बताइएगा भाई। जूली पटेल ने कहा कि हो गए थे सर। हाँ, सिंपल क्वेश्चन थे, हो गए होंगे, संभवतः सभी लोगों से हो गए होंगे। 4.5 के क्वेश्चन संभवतः सभी लोगों से हो गए होंगे, बड़े सरल सरल सवाल थे। स्वीटी पटेल साल हो गए थे सभी, अंजलि पटेल से हो गए थे। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है, हो गए थे। तो फिर क्या इजाजत है भैया, क्या हम लोग जो है आगे की बात स्टार्ट करें? आगे की बात स्टार्ट की जाए। अंजू पटेल से हो गए थे। जरा एक बार इजाजत दीजिएगा कि हम लोग जो है आगे का स्टार्ट कर ले। यस सर, इजाजत है। ठीक, स्टार्ट कीजिए। ठीक ठीक। अंजू पटेल सीटी पटेल की तरफ से इजाजत आ चुकी है, तो फिर हम लोग फिर इसी बात पर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, देखिएगा। देखिए अब हम लोगों को क्या करना है भाई, ध्यान दीजिएगा जरा। अब हम लोगों को आज की क्लास में पढ़ना है रैखिक समीकरणों को अवयव विधि के द्वारा हल करना। ठीक है ना? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, रैखिक समीकरणों को अवयव विधि द्वारा हल करना। देखना किस तरीके से हम लोग हल करते हैं। देखिए सबसे पहले तो रैखिक समीकरण निकायों को संगत तथा असंगत हल के बारे में जानेंगे, है ना? हम लोग डालते हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर डालते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा, रैखिक समीकरण निकाय का संगत तथा असंगत हल के बारे में हम लोग जानेंगे। और उसके बाद हम लोग फिर जो है आगे की बात पढ़ेंगे फिलहाल। तो देखते हैं भैया, रैखिक समीकरण निकायों का संगत तथा असंगत हल। ठीक, हम लोग को क्या पढ़ना है, रैखिक समीकरण निकायों का संगत तथा असंगत हल। इसके बारे में हम लोगों को आज जानना है। देखिए तो उसके लिए भैया हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा जरा, है ना? उसके लिए आज हम लोग करेंगे क्या, जब रैखिक समीकरण निकायों का हमें संगत तथा असंगत हल ज्ञात करना है तो हम लोग क्या कहेंगे। देखिए पहले जो हमारी रैखिक समीकरणें जो होती हैं भैया, ठीक है ना, रैखिक समीकरणें जो होती है ये दो प्रकार के हलों को प्रदर्शित करती है। या तो उनका जो है संगत हल होता है या फिर उनका जो है असंगत हल होता है ना? ये बात तो सभी लोगों को बहुत पहले से पता भी होगी। तो वही बात आज फिर हम लोग देखिए आगे पढ़ेंगे भैया। और अवयव विधि के द्वारा रैखिक समीकरणों को हल करना भी आज ही के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। देखिए इससे पहले आपको बताया गया था
कि जो आपकी रैखिक समीकरणें होती हैं उनमें देखिए जितने चरों का प्रयोग किया जाता है, रैखिक समीकरणों में जितने चरों का प्रयोग किया जाता है उसके उतने ही हल होने चाहिए, है ना। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए हमने कहा था कि रैखिक समीकरण में जितने चर होंगे या जितने चर होंगे उतनी समीकरणें दी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग क्या कह लेते हैं कि उस रैखिक समीकरण को हम लोग मतलब हल नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको पहले से कंफर्म होनी चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे, इसके बाद आगे डायरेक्ट अपनी बात पर आते हैं। ठीक, डायरेक्ट अपनी बात पर अब हम लोग पहुंचते हैं। देखिए जब आपको रैखिक समीकरणों को हल करना होगा तो उसमें जितने भी चर का प्रयोग किया जाता है, ठीक, उसमें जितने भी चर का प्रयोग किया जाता है कुल मिलाकर के उसका मतलब होता है कि उन चरों को हल करना, मतलब उन चर को हल करने का मतलब होता है कि इनमें जितने भी उपस्थित चर हैं उन सबका मान निकाल लेना। ठीक, उन सबका मान निकाल लेना। तो अब हम रैखिक समीकरणों को देखिए सीधे डायरेक्ट से भी हल कर लेते हैं, मतलब डायरेक्ट भी हल कर लेते हैं। और यदि डायरेक्ट नहीं हम लोग हल कर पाते हैं वहां पर, तो उसके बाद देखिए हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा था, वृज्ज गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ा था, प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ा था, है ना। वृज्ज गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ा था, प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ा था, विलोपन विधि के बारे में पढ़ा था। तो रैखिक समीकरणों को कुल मिलाकर के हम लोग कई प्रकार से हल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों को रैखिक समीकरण जो हल करना है उसमें हम लोगों को सिर्फ आवर्ती विधि का ही प्रयोग करना है। ठीक, तो अब हम लोग देखें सबसे पहले जो हमारी बात आ रही थी कि रैखिक समीकरण निकायों का संगत तथा असंगत हल। देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जिस समीकरण निकाय का, सुन लीजिएगा जरा भैया, कहेंगे जिस समीकरण निकाय का हम लोग जो है व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, मतलब जिसका व्युत्क्रम संभव होगा उसका जो हल होगा वो संगत होगा, और यदि जिसका व्युत्क्रम संभव नहीं होगा उसका हल जो है वो असंगत होगा। ठीक, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे एक क्वेश्चन की अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात कर लें तो पहला क्वेश्चन आपका एक लिखा हुआ है, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे आकर के। देखिए क्वेश्चन आपका पहला लिखा हुआ x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ठीक, ये फिलहाल लिखा हुआ है और हमें यहाँ पर बताना है कि इसका जो समीकरण निकाय का हल संगत होगा या असंगत होगा। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है जरा ध्यान दीजिएगा भैया। पहले हम लोगों ने समीकरण लिख ली x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, दूसरी समीकरण लिख ली कितनी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक, x प्लस नहीं 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 है भैया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है, 3 है। तो हमने क्या कर लिया देखना भैया, इसका सबसे पहले a लिखा करके आवर्ती विधि से हल करना होता तो हमने a लिख लिया 1 2 2 3, 1 2 x के गुणांक y के गुणांक 2 3, ये हो गया भैया। अब देखना हम लोग को करना क्या होता है भैया, हम लोग को करना क्या होता है ध्यान दीजिएगा जरा। इसका हमने निकाल लिया साढ़े निकाला, देखना साढ़े निकालने पर कितना आ गया 3 माइनस 4, यानी कितना आ गया माइनस का 1 आ गया, है ना। कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। अब जरा हम लोगों को ये देखना पड़ता भैया माइनस का 1 आया है, हमने कहा था कि व्युत्क्रम संभव होने के लिए, व्युत्क्रम संभव होने के लिए माड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब माड ऑफ ए 0 के बराबर ना है, कुछ भी आ जाए व्युत्क्रम संभव होता है। तो यहाँ पर माड ऑफ ए माइनस का 1 आ गया, इसका मतलब इसका व्युत्क्रम संभव होगा। अगर इसका व्युत्क्रम संभव होगा तो इसके हल कैसे होंगे, संगत हल होंगे। ठीक, हल कैसे होंगे, इसके संगत हल होंगे। बताओ संगत हल और असंगत हल के बारे में सभी लोगों को समझ में आ गया? जरा एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, बहुत जल्दी से बताएं, फिर हम रैखिक समीकरणों को हल करने के बारे में फिर जानकारी दें आपको। सभी लोग बताइए। ठीक, स्वीटी पटेल को आ गया समझ में, ठीक, जूली पटेल, प्राची पटेल, अंजलि, सभी लोगों को फिलहाल आ रहा समझ में, है ना। अंजू पटेल, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक, तो अच्छा अब जरा हम लोग देखिए रैखिक समीकरणें जो दी होंगी इन समीकरण को हम लोग कैसे हल करते हैं। ठीक, देखिएगा जरा सभी लोग अच्छी तरीके से ध्यान दे लीजिएगा भैया।
रैखिक समीकरण निकायों को हम लोग किस तरीके से हल करते हैं। देखिएगा, रैखिक समीकरण निकायों को हल करना, रैखिक समीकरणों को हल करना। देखिए, रैखिक समीकरणों को हम लोग दो तरीके से हल करते हैं। यहाँ पर जो आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सिर्फ आव्यूह विधि से दिए गए हैं, और अगर आप अदर राइटर की बुक में देखेंगे, किसी दूसरे की मतलब देखिएगा, हर्षरूप शर्मा में या एक्टिव प्रकाशन वाली जो है, ठीक, उस बुक में अगर आप लोग देखेंगे आकर के, तो वहां पर एक आपको क्रेमर विधि भी दी होगी। तो रैखिक समीकरण निकायों को हल करने की फिलहाल आपके कोर्स में दो विधियां थी, उनमें से भी एक अब हटा दी गई है, जो सिर्फ एक ही बची हुई है। तो कुल मिलाकर के दो विधियां थी, एक होती है भैया आव्यूह विधि और दूसरी होती है क्रेमर विधि। एक होती है आव्यूह विधि और दूसरी होती है भैया क्या, क्रेमर विधि। चल तो रही, मान भी रहा है तो रही। ठीक, हाँ, तो क्या हम लोग कह रहे थे, एक होती है आव्यूह विधि और एक क्या होती है भैया, क्रेमर विधि होती है। तो अच्छा, अब हम लोग जरा बात समझेंगे। देखिए, आव्यूह विधि से क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे हम लोग, और जो है क्रेमर विधि से क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। एक हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी क्वेश्चन को हम लोग आव्यूह विधि से भी हल करते हैं और उसी क्वेश्चन को क्रेमर विधि से भी हल करके बताते हैं। ठीक, जैसे हमने मान लिया कि कोई हमने एक क्वेश्चन ले लिया भैया, पहला वाला ही क्वेश्चन एक ले लेते हैं, 5x + 2y = 4, 5x + 2y = 4 और 7x + 3y = 5। ठीक, पहले देखिए कॉन्सेप्ट देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, जो आव्यूह विधि से यदि हमें क्वेश्चन को हल करना है तो याद रखना है, हमें आव्यूह विधि में आव्यूह का प्रयोग करके क्वेश्चन को हल करना रहता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले समीकरण निकायों को ax = b के रूप में रखना होगा। ठीक, ax = b के रूप में रखना होगा। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, x = a को उधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, b a इनवर्स या a इनवर्स b कह लें, कुछ भी कह लें आकर के, x = a इनवर्स b हो जाएगा। आप a इनवर्स रख लीजिए, b रख लीजिए, हल कर लीजिए, आपका हल होकर के आ जाएगा फिलहाल। ठीक, जैसे अब देखना, अब इनवर्स निकालने का तरीका तो सभी लोगों को पता है। इनवर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका साइडिक निकालते हैं, फिर सहखंड निकालते हैं, उपसाइडिक निकाल लेते हैं, सहखंडज निकालते हैं, फार्मूला लगाते हैं एडजॉइंट ए बटे माड ऑफ ए। ठीक, तो ए इनवर्स निकल कर आ जाता है। जो ए इनवर्स निकल कर आ जाएगा, आपको उसके बी से गुणा करवा लेनी है। जब बी से गुणा करवा लेंगे, फिर इसके बाद इधर एक्स और वाई की तुलना कर लेंगे आकर के, हम लोगों को जो है मान निकल कर मतलब मान पता चल जाएंगे। तो ये होती है कुल मिलाकर के आव्यूह विधि। ठीक, देखेंगे इसी बेस पर जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं जरा। जब यहाँ देखिएगा, यहाँ से ए आपका हो जाएगा कितना, 5 7 2 3। जरा सबसे पहले बात बताओ, क्या लिखा हुआ सभी को दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है? लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है? जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करिएगा। समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। जल्दी जल्दी से बताइएगा भाई, जल्दी जल्दी से बताइएगा। दिखाई पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को इसका परिमाण निकाल लेना होगा, माड निकाल लेना होगा, साढ़े निकाल लेना होगा। देखिए कितना आ जाएगा, 15 - 14 यानी 1 आ जाएगा। ठीक, 1 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके क्या निकाल लेते हैं, देखिए सहखंड निकालते हैं, साढ़े सहखंड एक साथ कर लेते हैं। तो सहखंड A11 का निकालेंगे, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो 3 आ जाएगा। A12 का अगर निकालेंगे तो हम लोग, ठीक, A12 का निकालेंगे तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, 7 आ जाएगा और माइनस लग जाएगा क्योंकि 1 2 3 होता है। 821 का निकालेंगे, इसमें भी भैया माइनस लगेगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो 2 आ जाएगा। 822 का निकाल लेंगे तो देखना ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस का ही आएगा। तो हम लोगों को देखिए यहाँ से अगर हम लोग B' डायरेक्ट लिख लें करके,
बी डैश, या जिसको हम लोग एडजॉइंट ए कहेंगे आकर के, डायरेक्ट एडजॉइंट ए अगर हम लोग लिख लें एडजॉइंट ए, तो हम लोगों का कितना निकल कर आ जाएगा। पहले हम लोग लिखेंगे 3 - 7 - 2 5, लेकिन उसको परिवर्तित कर दिया जाता है, वही एडजॉइंट ए कहलाता है। तो कितना आ जाएगा देखना भैया, 3 - 7 2 5 नहीं -2 5। ठीक, याद रखिएगा भैया। अब हम लोग को ए इनवर्स निकालना था, तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा भैया, एडजॉइंट ए बटे माड ऑफ ए, माड ऑफ ए तो एक ही था, तो कुल मिलाकर के ए इनवर्स हमारा यही निकल कर आ जाएगा, 3 - 7 - 2 5। और अपान में माड ऑफ ए अगर आप रखना चाहें तो वो भी आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यानी एक रखेंगे, एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ जरा, क्या समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ भैया एक बार, सभी लोग जल्दी से बताओ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ वरना हम पूरा करें। हाँ, और सब लोग बताएं, सभी लोग बताएं। प्राची पटेल, जूली पटेल, अंजलि पटेल, ठीक 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 ठीक, स्वीटी पटेल सर आ रहा है। ठीक, तो देखिएगा, तो जब हम लोगों को ए इनवर्स यहां से पता चल गया कि ए इनवर्स हमारा इस तरीके से निकल कर आएगा, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हमने फार्मूला बताया था कि x = ए इनवर्स बी, हमने यहाँ पर रखा करके x बराबर ए इनवर्स बी में रखा करके। x है हमारा कितना, एक्स वाई, ए इनवर्स ये हमारा 3 - 7 - 2 5, बी है हमारा कितना 4 5, ये वाले थे हमारे बी वाले। अब देखेंगे जरा, देखना क्या निकल कर आ जाता है भैया आपका, सुन लीजिएगा जरा, देखते हैं। एक्स वाई हमारा ऐसे रहेगा, बराबर इनकी गुणा करा लेनी होती है भैया। ठीक, देखिएगा, पंक्ति इंटू स्तंभ, ठीक, पंक्ति इंटू स्तंभ, तो 3 चक्कू 12 और 10, 12 और 10, 12 प्लस का 10 माइनस का, तो 2 बचा। दूसरी पंक्ति करा लीजिए, माइनस का 28 और प्लस का 25, माइनस का 28 प्लस का 25, तो माइनस का 3, ये आ गया। अब इसकी तुलना करेंगे तो x बराबर आ जाएगा भैया 2 और y बराबर कितना आ जाएगा, -3। तो कुल मिलाकर के जरा बताइएगा, क्या आवृत्ति विधि से क्वेश्चन को हल करना सभी लोगों को समझ में आ गया? फिर क्रैमर विधि भी इसी में बता दें हम लोग। हाँ, जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताइएगा। एक स्वीटी पटोल को तो आ गया है, स्वीटी पटोल नहीं पटेल। ठीक, अंजू पटेल के भी आ गया, अंजलि के भी आ गया, प्राची पटेल के भी आ गया। और जरा जल्दी से बताएं सभी लोग। जूली पटेल आया नहीं आया? जूली पटेल आया नहीं आया? ठीक, आ गया है। तो अब देखिए, आवृत्ति विधि आपके चैप्टर में, आपके कोर्स में है, और ये 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर 3x3 का दिया होगा। याद रख लीजिए, 3x3 का क्वेश्चन 8 नंबर का आता है, सबसे ज्यादा नंबर का है यही चीज। तो ध्यान दे लीजिए, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा भैया। तो अब हम लोग देखिए, इसी में बात कर लेते हैं जरा क्रैमर नियम की, जो आपके फिलहाल कोर्स में नहीं है, लेकिन जरा क्या करना होता है। देखिए, क्रैमर के लिए हमें इसमें सारणिक का प्रयोग करना पड़ता है। किसका? सारणिक का प्रयोग करना पड़ता है। अब मान लिया यही जो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ था, इससे आप इसका सारणिक बना लीजिए। यही वाले हमारे सारणिक में आ जाएंगे, 5 7 2 3। इसको सारणिक में लिख लिया, तुरंत आप सारणिक का मान निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 1 आएगा, है ना। सारणिक का मान 1 आ जाएगा। अब आप लोगों को करना क्या होगा भैया, देखिए, एक बार हम लोगों को dx निकालना होगा। dx में हम लोग क्या करेंगे, x वाले पदों को गायब कर लेंगे। x वाले कितने थे, 5 7, 5 और 7 को गायब कर दीजिए, 5 और 7 को गायब कर दीजिए, उसकी जगह पर ये वाले मान रख लो आकर के, 4 5, और बाकी 2 3 ऐसे रहेगा। अब इसके बाद इसको हल कर लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा। ठीक, 4 3 12 और -10, तो 2 आ जाएगा। तो x बराबर, मतलब dx बराबर कितना आ गया, 2। तो यदि हमें x निकालना है तो x का फार्मूला आता है क्या, dx/d। dx आया था 2 और ये आया था 1, तो x बराबर भी कितना आ गया, 2। देखिए, यहाँ से भी 2 आया था, यहाँ से भी 2 आया था। यदि हम लोगों को निकालना है क्या, y निकालना है, मतलब y वाला निकालना है, तो y = फार्मूला आ जाएगा क्या, dy मतलब dy/d। और dy हम लोग निकालेंगे कैसे, अब की बार हम लोगों को ये वाला खत्म कर देना है ना। अब की बार हम लोगों को ये वाला खत्म कर देना है, और जो है इसकी जगह पर 4 5 रखेंगे, ये वाला यही रहेगा। और फिर dy निकाल लीजिएगा, उसके बाद रख लीजिएगा, निकल कर आ जाएगा भैया, है ना। प्राची पटेल, सिटी पटेल, जूली पटेल कह रहे सर दिख नहीं रहा है, सर दिख नहीं रहा है, इंक नहीं है मार्कर में, सर दिख नहीं रहा है, सर फिर से बता दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक, अभी फिर से बता देते हैं। आदिल सर, जरा एक बार अपना मार्कर दे दीजिए।
नहीं, ये मार्कर भी नहीं है सर, फिर से बता दीजिए। अभी बता रहे हैं, 1 सेकंड रुक जाइए। ये क्या करें, मार्कर में इंक नहीं है, ये मार्कर ही खराब हो गया है, क्या किया जाए। इसको मार मार करके चलाया हमने, इसलिए खराब हो गया है ये। इस मार्कर को हमने मार मार करके चलाया है, इसलिए खराब हो गया। अभी देखिए दूसरा मार्कर आ रहा, अभी बता रहे हैं, 1 सेकंड जरा वेट कर लीजिएगा। अब तो फिलहाल हटा ही दे इसको, है ना। उठा लो, उठा लो, हाँ उठा लो, उठा लो। इंक ना, मार्कर खराब हो गई। हाँ मार्कर दो एकदम, मतलब अब इंक पड़ी है इसमें, पर क्या है वो जो है, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से वो हो नहीं रहा है, मतलब चल नहीं रहा, कुछ गड़बड़ कर गया होगा उसमें। जो जो लोग दे दो गुरु जी का, खराब हो गया। ठीक, देखिएगा। हाँ, तो सारडिक के लिए बताया जा रहा था कि सबसे पहले अब हमने इस आव्यूह विधि में आव्यूह का प्रयोग किया था। सारडिक विधि में किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, सारडिक का। सबसे पहले इसको आप सारडिक में लिख लीजिए। देखिए कितना आ जाएगा, 5 7 2 3। सारडिक लिख लिया हम लोगों ने। तुरंत आप इसका मान निकाल लीजिए, 15 - 14 कितना आ जाएगा, 1, है ना। अब हम लोगों को निकालना होगा डी एक्स, निकालना होगा डी एक्स। के लिए आप एक्स वालों को हटा दीजिए, उसकी जगह पर जो ये लिखे जा रहे थे मान, इनको लिख लीजिएगा करके, तो ये आ जाएगा 4 5, और वो वाला हमारा यही रहेगा। अब इसको हल करेंगे तो देखना dx बराबर कितना आ जाएगा, 12 - 10 यानी 2। ठीक, अब एक बार फिर dy निकाल लीजिए। dy के लिए देखना कितना होगा, y वाला खत्म हो जाएगा और x वाले 5 7 थे वही रहेंगे। अब की बार इसकी जगह पर 4 5 कर लीजिए, तो देखना dy हम लोगों का कितना आ जाता है भैया, dy कितना आ जाएगा, 25 - 28 -3 आ जाएगा। अब x का फार्मूला, x के मान का फार्मूला होगा dx/d। तो dx आपका आया था कितना, dx आया था कितना, अभी 2 आया था, और ये 1, तो कुल मिलाकर के x का मान कितना निकल कर आ गया, 2। y का निकालेंगे आप लोग, कितना आ जाएगा, dy/d। dy कितना आया था, -3/1, यानी कितना आ जाएगा, -3। तो इस तरीके से x y का मान निकल कर आ गया। बताओ, दोनों विधियां सभी लोगों को समझ में आ गई। जल्दी से एक बार बताइए, आव्यूह विधि और क्रेमर विधि दोनों आ गई हैं। जल्दी से एक बार बताइएगा, बहुत जल्दी से भैया बताइएगा। सभी लोगों को दोनों विधियां समझ में आ गई हैं। ठीक, शिवटी पटेल को आ गई है, अंजलि को आ गई, अंजू पटेल, जूली पटेल, ठीक, सभी लोगों को समझ में आ गई हैं। लेकिन जरा एक बार बताओ, दोनों में से मजेदार कौन सी जो है, जो कौन सी मतलब जल्दी लग जाएगी, क्रेमर विधि बढ़िया लगेगी या जो है आव्यूह विधि से क्वेश्चन लग जाएंगे। जल्दी से बताइएगा भैया, जल्दी से बताइएगा एक बार। हाँ जल्दी से बता दीजिएगा, कौन सी विधि से क्वेश्चन जो है जल्दी से आपसे लगे जा रहे हैं, जल्दी से बताइएगा भैया। क्रेमर मेथड जो है इनको अच्छा लगा, ठीक, जल्दी हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, क्रेमर विधि से, ठीक ठीक। क्रेमर 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 की जो है क्रेमर की लाइन लगी हुई, लेकिन क्रेमर कोर्स सेट गया है, क्या किया जाए, अफसोस तो यही है। ठीक, तो हम लोग क्रेमर विधि से सवाल को लगाएंगे नहीं, फिलहाल जो है आव्यूह विधि से लगाइएगा। इसमें इनवर्स निकालने वाला जो है ये काम थोड़ा सा जो है बड़ा पड़ जाता है, बाकी जो है क्वेश्चन फिलहाल उसी तरीके से है। तो चलिए आज की क्लास में फिलहाल हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपने क्वेश्चन एक्सरसाइज पूरे साल पे डालिएगा, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे आकर के विविध प्रश्नावली। ठीक।